हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे। और जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं गिल्ट और कंसाइंस को लेके, तो उसी श्रृंखला में एक लास्ट वीडियो जो मैंने रेमेडी बताई थी आपको इग्निशिया का, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि इग्निशिया में गिल्ट और कंसाइंस कैसे होती है और कैसे उसका बिहेवियर होता है। तो एक केस के संदर्भ में हम इग्निशिया को जानेंगे। हालांकि इग्निशिया के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि इग्निशिया की पर्सनालिटी कैसी होती है। एक वीडियो है हमारा, चलो औरतों को दर्द को समझेंगे। तो उसमें हमने इग्निशिया के 3-4 केसेस लगातार हमने बताए हैं और उसमें इग्निशिया की पर्सनालिटी भी कही गई है। तो यही इग्निशिया की पर्सनैलिटी होती है जब उसको ऐसा लगता है कि उससे कुछ गलती हो गई है, और ये गलती जो होती है इग्निशिया की, वो बहुत उसको दिल को लग जाती है। और फिर उसकी वजह से उसके ऊपर क्या परिणाम होते हैं ये आज की केस में हम समझेंगे। तो ये केस भी बहुत अच्छी केस है। तो ये केस ऐसी थी कि ये पेशेंट एक प्री स्कूल की प्रिंसिपल है, और जब वो मेरे पास आई थी तो उसको करीबन 5-6 दिन से कंटिन्यूसली बुखार आ रहा था, और उसको बुखार के साथ साथ में खांसी भी शुरू थी। और वो खांसी ऐसी थी कि उसको चैन से वो बैठने नहीं दे रही थी, और कंटिन्यूसली बातें करते वक्त भी वो खांसी आ रही थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, और पेशेंट के साथ में उनके हस्बैंड भी आए थे क्लिनिक में। तो मैंने कहा कि बताइए कि क्या तकलीफ़ हो रही है। तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब 5 दिन से बुखार आ रहा है, और मैंने हालांकि उसके लिए एलोपैथी की टैबलेट ली है। तो जब तक की टैबलेट लेती हैं तब तक ही बुखार उतर जाता है, वापस से आ जाता है, और ये कंटिन्यू ही चल रहा है। बस इतना ही बोल के वो रुक गई, चुप हो गई। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनको बात करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत जैसे जान ही नहीं है ऐसा लग रहा था। और एक मायूसी उनके आवाज़ में दिख रही थी, एक सैडनेस दिख रहा था। तो मैंने बोला कि कैसे क्या शुरुआत हो गई बुखार की। तो उन्होंने कहा कि एकाएक ही अचानक से 5 दिन पहले रात में ठंडी भर के आई, और बुखार आना शुरू हो गया अगले दिन सुबह से। तो मैंने ये सब चीज़ें देख के डायरेक्टली सवाल पूछा कि क्या स्ट्रेस है, कुछ लाइफ में चल रहा है ऐसा। तो मुझे आप बताइए। तो पेशेंट ने कुछ बोला ही नहीं, और फिर मैंने उनसे और पूछा कि किस बात को लेके कुछ डिस्टर्ब है आप। तो पेशेंट नीचे देख रही थी और उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस एक लंबी सांस उन्होंने ली और चुप हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसी बात है जो पेशेंट नहीं बता रही है। तो मैंने डायरेक्टली सवाल उनके हस्बैंड को पूछा कि क्या हुआ था 5 दिन पहले, ये कुछ ऐसा स्ट्रेस वगैरह है क्या घर पे, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है क्या। तो हस्बैंड ने कहा कि सर क्या हुआ ना कि एक 8 दिन पहले, ये 8 दिन पहले इनकी जो मौसी थी उनका देहांत हो गया। वो रात को उनका फ़ोन आया था कि मौसी जी अब नहीं रहे हैं। तो ये जैसे ही इनको ये बात पता चली तो इनको एक धक्का सा लगा, और फिर उनको वो चीज़ बहुत ऐसा ये हो गई, टच हो गई कि मौसी जी कैसे जा सकती है। तो फिर मैंने पेशेंट को बोला कि क्या वो बहुत करीब थे आपके। तो जैसे ही ये सवाल मैंने पेशेंट को बोला तो उनके आंखों में पानी आ गया, उनकी आंख भर के आई, और फिर लंबे सांस लेके पेशेंट ने बोला
कि सर बचपन से अब तक बड़े होने तक मैं उनके ही पास रहती थी और उन्होंने ही मुझे अच्छे से पढ़ाया और फिर ये चीज़ें बात करते करते वो रो भी रही थी। तो फिर मैंने एक कंसोलेशन के लिए, एक सांत्वना के लिए उनसे कहा कि ठीक है ना, ऐसा होता है, जो भी आया है वो एक ना एक दिन तो जाने ही वाला है। तो सडनली जैसे ही मैंने ये सवाल किया तो उनकी तुरंत एक रिएक्शन आई कि सर ये ठीक नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या ठीक नहीं हुआ है, आप कुछ बोलोगे? तो पेशेंट बस यही बात कह के एकदम वापस से चुप हो गई। तो वापस से मैंने हस्बैंड को पूछा कि इनको क्या है, कुछ बात है क्या, वो इनको खाए जा रही हैं? तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ सर, उनका जैसे ही देहांत का फ़ोन आया था तो ये वहाँ पे हम सोच रहे थे जाना, मगर एक स्कूल के फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हो रही थी स्कूल में, तो ये नहीं गई। तो मैंने पेशेंट को पूछा तो क्या हुआ ना कि नहीं गए तो आप चले जाओ। वापिस से पेशेंट की एक तुरंत एक रिएक्शन आ गई और वो जैसे वो मुझे देख रही थी तो मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह सवाल उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला कि क्या अभी क्या महसूस कर रहे हो आप? तो पेशेंट बोला कि सर मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे खड़ा किया, उनके लास्ट फ्यूनरल में मैं नहीं गई। तो ये बातें मुझे अभी थोड़ी परेशान कर रही हैं। जाना चाहिए था सर, बस यही ये है। तो मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ था ना ऐसा, चले जाते थे, किसी एग्ज़ाम की जो भी जिम्मेदारी थी वो किसी और को हैंडल कर देते थे और एक दिन चले जाते थे, दूसरे तीसरे दिन वापस से चले आते थे, तो क्या बिगड़ता था, इतना इतना क्यों सोच रहे हो आप? तो पेशेंट ने कहा कि सर ये जो स्कूल मैंने जो शुरू किया है वो मैंने बच्चों को सामने देख के ही मैंने ये शुरू किया था कि मैंने ये सोचा था कि मेरा जो स्कूल का हर एक बच्चा है वो आगे बढ़े, अच्छे से ये करे। तो बच्चों के मामले में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। आज तक मेरे किसी पेरेंट ने किसी भी तरह की कोई शिकायत स्कूल के बारे में या मेरे टीचर के बारे में की नहीं है। ऐसे भी कोई होती है तो मैं तुरंत ही उसका वही के वही सॉल्यूशन दे देती हूँ। तो एग्ज़ाम, उनकी पढ़ाई बच्चों के, उसके लिए मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। और फाइनल ईयर की एग्ज़ाम थी बच्चों की, तो मुझे लगता था कि मैं वहीं पे रुकूँ और सब चीज़ों। तो पेशेंट बोल रहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है वहाँ पे रुकना, सब चीज़ों को हैंडल करना, मगर अभी इतने दिन हो गए और फिर वो चीज़ अभी मुझे खाए जा रही है कि अ, मैंने वहाँ पे जाना चाहिए था मौसी के लास्ट फ्यूनरल में, और ये मैं छोड़ के जाती थी तो अच्छा होता था। तो वो उस दिन से थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुई हूँ और नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है। तो मैंने बोला कि तो ठीक है ना, अभी क्या हो गया, तो जो हो गई है वो बात हो गई, अभी आप चले जाओ। तो पेशेंट वापस से थोड़ा उन्होंने देखा और मुझे कहा कि सर कैसे, अभी अभी थोड़ा ये ऐसा लग रहा है ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, और मेरे से एक गलती तो हो गई है, मुझे जाना चाहिए था। तो ये केस थी।
और मैंने वहाँ पे ही इग्निशिया के 1 ml के 3 डोज पेशेंट को दे दिए कि आप ये 10-10 मिनट के अंतराल में लो आप। और फिर अगर बुखार कंटिन्यूसली रहता है तो हर 2-2 घंटे से आप ये चालू रखो। और अगर बुखार कम है तो फिर सुबह दोपहर शाम में 2-3 दिन तक तो आप लो। तो पेशेंट ने अगले दिन मुझे फ़ोन करके बताया पूरे 24 आवर्स के बाद में, एक दिन होने के बाद में, कि मैंने अच्छा लग रहा है और अभी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है क्या। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी आप अच्छे हो, बुखार भी नहीं आ रहा है। सुबह से ही उन्होंने कहा कि मेरी नींद अच्छी हो गई और सुबह से बुखार भी नहीं आया था और थोड़ा हल्का लग रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा जो दिमाग के ऊपर जो प्रेशर था वो थोड़ा रिलीज़ हो गया है। और मेरे हस्बैंड ने टिकट भी निकाले हैं परसों के, तो हम अब दोनों भी अभी वहाँ पे जाने वाले हैं मौसी के यहाँ पे। तो ये केस थी, ये फॉलोअप था। तो यहाँ पे हम इग्निशिया को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ उसके बिहेवियर में, कि जिसकी वजह से उसको इतना सब महसूस हो रहा था। तो मैंने कौन से रूब्रिक लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक जो मैंने लिया था ये केस में कि ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये मॉर्बिड के लेवल की ड्यूटी वो बजा रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, बहुत रिस्पॉन्सिबल होके ये सब चीज़ें कर रही थी। और उसके साथ में पैरेलल रूब्रिक जो चल रहे थे कि सेंसिटिव टू मॉरल्स। तो इग्निशिया जो होती है ना, ये मॉरल में फंस जाती है कि राइट एंड रॉन्ग, एग्जैक्टली मेरे से कुछ गलती ना हो, मैं कुछ गलती ना करूं, इसके लिए पहले से ही इग्निशिया बहुत अलर्ट होती है, बहुत संभाल के चीज़ें करती है कि मैं बड़ों को ना बोलूं, बड़ों के सामने आवाज़ नहीं उठाऊं। ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से निभाती है, जवाबदारियाँ हैं उनके लाइफ की। तो ये उसकी प्रकृति होती है इग्निशिया की। तो ये जब वो करती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ें साथ में आती हैं कि किसे प्रायोरिटी दे किसे ना दे। तो ये केस में उसने प्रायोरिटी दी स्कूल को कि अभी फ़िलहाल बच्चे इम्पोर्टेंट है या ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, रादर उसको वहाँ पे भी जाना था। तो अगर वो मैनेज कर सकती थी तो उसको कभी बुखार ही नहीं आता था, कि चलो वो वहाँ पे जाके आती थी तो कभी बुखार आता नहीं था। मगर ये गिल्ट की वजह से भी उसको बुखार आ रहा है और वो चीज़ें उसको छोड़ नहीं रही है। और ये चीज़ें जो कंसाइंस है उसका जो दिल है ना, ये मान नहीं रहा है कि मैंने कुछ गलती की है, तो अभी मैं क्या करूं। और सेंस जैसे लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कि इसके बारे में भी इग्निशिया सोचता है, उसका सोशल पोजीशन के बारे में भी इग्निशिया सोचता है। और एक रूब्रिक थे इसमें कि कंसोलेशन एग्रेवेट, ये कंटिन्यूसली चल रहा था। जितने बार मैंने उसको सवाल किया, थोड़ा उसको रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा उसको सहानुभूति देने के लिए, तो उसकी तुरंत रिएक्शन आती थी। और ये चीज़ हमें इग्निशिया में देखती है। एक ग्रीफ इग्निशिया में देख रहा है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, ये भी एक रूब्रिक है इग्निशिया का। तो ये इग्निशिया ऐसे ही चलती हैं, इसकी वजह से ही इग्निशिया बीमार गिरती है। क्योंकि जो ग्रीफ होता है इग्निशिया का, ये बहुत दिल से आता है, यानी बहुत दिल का जो हम बोलते हैं, जैसे हमने औरम के बारे में देखा कि ये बहुत सोने के दिल का जैसे इंसान होता है, वैसे ही इग्निशिया बहुत नाजुक दिल की होती है। तो ये इग्निशिया है। और ये इग्निशिया हम थोड़ा और उसके बारे में जब सोचेंगे, जब आप पुराने वीडियो जो मेरे लिया है इग्निशिया का, वो आप देखोगे तो पूरी पिक्चर इग्निशिया की क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैंने वहाँ पे
वीपिंग अनरिक्वेटेड लव से इग्निशिया के केसेस निकाले थे, मगर एक गिल्ड का एक केस जो मैंने अभी बताया उसके साथ में सर्चिंग ऑन द फ्लोर, नीचे देख के बात करना, जैसे कि वो कुछ सोच रही है, कुछ ढूंढ रही है, या किसी सवाल के बारे में आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है कि मैं इससे कैसे अभी निकलूँ, मैं क्या करूँ। वही कंडीशन में वो ब्रूडिंग करती रहती है इग्निशिया। और उसके साथ में वो लंबी जो सांस जो ले रही थी, तो वो होता है साइन। तो साइन एक अच्छी रूब्रिक है जो इग्निशिया जब बीमार गिरती है तो हमें वो दिखती है। इग्निशिया का जो गुस्सा है वो उसके चेहरे पे दिखता है, यानी इग्निशिया का चेहरा सभी चीज़ें बता देता है। इग्निशिया का दर्द उसकी आंखों में नज़र आता है। तो ये थी इग्निशिया। तो होप आपको ये इग्निशिया अंडरस्टैंड हो गई होगी गिल्ट और कंसाइंस को लेके। तो ऐसे ही अलग अलग मेडिसिन्स, अलग अलग डिसीज़ के बारे में, उनके साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम आगे भी वीडियोस लेके आएंगे। तो ये पूरी जो जर्नी थी इग्निशिया की और ऑरम की, डिजिटलिस्ट की और साइक्लामैन की, तो अभी हमने ये पूरी की है। और धन्यवाद। और जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट लिखो। और ये बहुत लोगों के पास ये वीडियोस जाने दो कि उनको भी पता होना चाहिए कि होम्योपैथी कितने डीप से हम सोच के देते हैं दवाई, और उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा और बढ़िया आता है। हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर दवाई नहीं देते हैं, बहुत पेशेंट को समझते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं, बीमारी के पीछे का रीज़न जानने की हम कोशिश करते हैं, पेशेंट का व्हाई देखते हैं, व्हाट देखते हैं, पेशेंट कैसे बोलता है उसके बारे में देखते हैं। तो आगे एक वीडियो और भी आने वाला है, उसमें तो मैंने लाइव केस बताई है कि कैसे हम केस लेते हैं, मैं कैसा केस लेता हूँ, पेशेंट ने मुझे क्या बताया, उसका मैंने क्या इंटरप्रेट किया, ये लाइव मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।